सबसे पहले तो मैंने इसको चेक किया था स्ट्रक्चर को, स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन, और यहां से मुझे पता चला कि यह डीमर्जर है। ये पता लगवाने का जिम्मा आपका है। मुझे वादा करो कि तुम ये पता लगवा सकते हो। मैंने आपको इसकी शक्ल भी बना के दिखाई क्वेश्चन मार्क जैसी, ताकि आपको किसी भी सवाल में क्वेश्चन मार्क जैसा दिखाई दे तो तुम्हारे दिमाग में क्लिक कर जाए कि देयर इज सम प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन। तो मुझे सिर्फ पहले तो ये बताओ कि क्या तुम डीमर्जर को पहचान लोगे? दो विशेषताएं हैं, न्यू कंपनी होगी, दूसरी विशेषता कि इसके अंदर जो पेमेंट हो रही होगी वो पेमेंट किसकी होगी? पेमेंट होगी टू शेयर होल्डर्स। और बाद में बोलने वाला हूं नॉन कंट्रोल्स, यानी कोई भी शेयर होल्डर ऐसा नहीं है जो उस कंपनी को अकेलौता कंट्रोल कर रहा है या ज्वाइंट में कंट्रोल कर रहा है। ये मैं बाद में कहने वाला हूं, ओके। बट एनीवे मैंने अभी इसलिए बोल दिया कि रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो आपको बाद में समरी में प्रॉब्लम ना आए। इसका मतलब हम अपने पास ये दो चीजें देखते हैं, और अगर ये भी देखते हैं, और इस सवाल में कोई कंट्रोल करने के लिए लिखा हुआ है नहीं है। इस क्वेश्चन में ऐसा कोई शेयर होल्डर नहीं है, नई कंपनी भी है, ये भी है, तो हम बोलते हैं ये डीमर्जर है। ये आपका पहला स्टेप है। स्टेप नंबर 2, अब मुझे इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताइए। इफ दिस इज डीमर्जर तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है? डीमर्ज्ड कंपनी कौन होती है? जो कंपनी जा रही है, ओल्ड कंपनी, वो उसे किस कॉन्सेप्ट से सॉल्व करती है? वो उसे ट्रीट करती है एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड्स। वो उसे डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन मानती है। कौन सा डिविडेंड, कैश या नॉन कैश? वो उसे नॉन कैश डिस्ट्रीब्यूशन मानती है कि साहब ये नॉन कैश डिस्ट्रीब्यूशन है। और फिर उसके बाद जो रिजल्टेंट कंपनी है, रिजल्टेंट कंपनी मतलब जो नई कंपनी बनी है, वो उसे कैसे ट्रीट करती है? वो उसे ट्रीट करती है ट्रीटमेंट अंडर इंड AS 103। वो उसे बोलती है दिस इज माई एसेट एक्विजिशन, दिस इज माई बिजनेस एक्विजिशन। ये हमारा बिजनेस एक्विजिशन है, और एक्विजिशन मेथड अप्लाई करके इसे कवर करती है। ये दो सीधी सीधी बातें हैं। हाँ, प्रिया कह रहे हैं CTD भी होता, कॉस्ट टू डिस्ट्रीब्यूट होता तो क्या होता, तो वो भी हम बताते। उत्कर्ष कह रहा है मुझे पहला स्टेप नहीं पता चल रहा। उत्कर्ष, क्वेश्चन की फोटो तो बेटा आप ही बनाओगे ना। ई लिमिटेड ने अपने सर्टेन एसेट्स और लायबिलिटीज टी लिमिटेड को दिए, जो कि एक नई कंपनी है। ये अंग्रेजी में लिखा है, मेरी इसमें कोई जरूरत ही नहीं है। आपको अंग्रेजी में दिख गया हो उत्कर्ष तो मुझे बताइए। ई लिमिटेड ने सर्टेन एसेट्स और लायबिलिटी टी लिमिटेड को दे दिया। उत्कर्ष यहां तक ठीक है। और उत्कर्ष ने इसकी पेमेंट कहां कर दी? उत्कर्ष, इस पेमेंट को हमने मेंबर्स को पे कर दिया, मेंबर्स ऑफ ई लिमिटेड। और अगर ये मेंबर्स को पे कर दिया तो हम ऐसी स्थिति में क्या कर देंगे? हम अपने पास बोलेंगे दिस इज बेसिकली, और इन मेंबर्स में नन इज होल्डिंग मोर देन 50%। मैंने कहा इसमें कोई भी होल्ड नहीं कर रहा है मोर देन 50%। ये पॉइंट अगर होता तो फिर कुछ और होता, मैंने वो सिखाया नहीं है। तो मेरे इस सवाल में नन इज होल्डिंग मोर देन 50%, वी कॉल इट कि डीमर्जर है। और अगर ये डीमर्जर है तो ट्रीटमेंट ये वाला होता है। यहां तक आपको बात समझ में आती है? हाँ, राघव कह रहे हैं सर इसको हम डिविडेंड क्यों मानते हैं? क्योंकि रियल में ये अपने एसेट्स घुमा के यहां पहुंचा रहा है, यानी ये एसेट्स अंबानी परिवार में बट रहे हैं। इसका मतलब इट्स जस्ट लाइक डिविडेंड। एक बच्चे ने पूछा सर अगर इसके ऊपर CDT भी पे करना हो तो क्या होगा? तो CDT पे करने पर दिक्कत नहीं है ना। डीमर्ज कंपनी अगर CDT पे करेगी तो क्या एंट्री होगी? सोकी अकाउंट डेबिट टू बैंक। और मोदी सरकार कैश ही लेगी, चिंता ना करो, वो आपसे नॉन कैश नहीं लेगी। अगर वो डिविडेंड के ऊपर टैक्स होता तो वो भी मैं साथ में डाल देता। हालांकि हमारे देश में कोई डिविडेंड के ऊपर टैक्स नहीं है। इसका मतलब इस चर्चा को बीच में ना लाएं तो ज्यादा बेहतर है। अब मुझे यह बताइए कि इस सवाल में जब आपने ये किया तो ये क्वेश्चन की बैलेंस शीट है। ध्यान से देखना, क्वेश्चन की बैलेंस शीट।
मुझे ये बताओ पीपीई कितने के आ रहे हैं इस क्वेश्चन में, पीपीई कितने के आ रहे हैं? 125। उसने ब्यौरा दिया है, कह रहा लैपटॉप वालों के 25 हैं और 100 मोबाइल वालों के हैं। साथ में उसकी डेप्रिसिएशन का डेटा भी दिया है। एनी प्रॉब्लम? उसने करंट एसेट्स भी बताए हैं, ऑन द करंट एसेट्स आर 700, जो उसने अलग अलग बताए हैं। कह रहा जी 200 और 500 हैं। फिर उसके बाद उसने आपको क्या शेयर कैपिटल उसने बांट के दे दी है। क्या शेयर कैपिटल कभी बंटनी चाहिए डिवीजन वाइज? फटाफट से बताओ, क्या शेयर कैपिटल कभी डिवीजन वाइज होनी चाहिए कि इस डिवीजन ने शेयर कैपिटल इशू कर रखी है? कंपनियां शेयर कैपिटल इशू करती हैं। इसी प्रकार से जो अदर इक्विटी होती है, अदर इक्विटी यानी रिजर्व एंड सरप्लस भी हमें डिवीजन वाइज नहीं चाहिए। क्या उसने जो ये दे रखा है वो फालतू है? हां, ये मुझे नहीं चाहिए। फिर उसके बाद उसने कहा एक नॉन करंट लायबिलिटी है, और नॉन करंट लायबिलिटी उसने कहा 300 है, और ये लिखा कि ये 300 सारी की सारी मोबाइल डिवीजन की है। इसके अलावा एक करंट लायबिलिटी है, और करंट लायबिलिटी है हमारे पास 425, और ये 25 और 400 है। मुझे बताओ क्वेश्चन की बैलेंस शीट ई लिमिटेड की सिर्फ मैंने आपके ढंग से लिख दी है, जैसे आपको समझ में आए। चल सकते हैं आगे। अब आप मुझे यह बताओ, हम डिविडेंड के रूप में जब बांट रहे हैं तो क्या बांट रहे हैं? हम ये नहीं बांट रहे हैं, हम डिविडेंड के रूप में जो बांट रहे हैं वो ये वाले एसेट्स और ये वाली लायबिलिटीज, ये एसेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि सिर्फ यही वाले एसेट्स और लायबिलिटीज, क्या कोई रिजर्व ट्रांसफर हो रहे हैं या कोई शेयर कैपिटल हो रही है? नहीं, सिर्फ यही ट्रांसफर हो रहा है। मुझे ये बताओ इनकी बुक वैल्यूज कितनी है? ये 100 है, ये 500 है, ये 300 है, ये 400 है। जब हम ये ट्रांसफर करेंगे तो डिविडेंड की डिस्ट्रीब्यूशन में आपको बुक वैल्यूज चाहिए या फेयर वैल्यूज चाहिए? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन में आपको क्या चाहिए? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन में फेयर वैल्यू चाहिए। तो इसकी वैल्यू को हमने कहा 500, कितना था? 500 बढ़ाना है, नहीं सॉरी 600 करना है। वो कह रहा है इसकी वैल्यू 600 है, इसकी वैल्यू 500 है, इसकी वैल्यू 300 है, इसकी वैल्यू 400 है। एक को छोड़ करके बाकी सबकी वैल्यू तो सेम है। तो क्या आप अपने पास यहां जब एंट्री डालेंगे तो बताओ कौन कौन सी एंट्री डालोगे? नंबर 1, एक तो आपको अपनी प्रॉपर्टी को रीवैल्यू करना है, और ये रीवैल्यूएशन कौन करवा रहा है? ये रीवैल्यूएशन आपका 105 और 10 नंबर करवा रहे हैं। ये आपका रीवैल्यूएशन रिजर्व नहीं जाएगा, तो बताइए कहां जाएगा? दिस विल बी ट्रांसफर टू P&L। हाउ मच अमाउंट? 500। 100 लिखा हुआ है, 500 से रीवैल्यू करोगे 600 हो जाएगा। क्या कोई और रीवैल्यूएशन इसमें है? और तो कोई रीवैल्यूएशन नहीं है। मुझे अब बताओ, आपने अपने पास इसको सोकी टू डिविडेंड पेबल डाल दिया, इसका नेट इफेक्ट कितना आया था? इन सबको नेट किया था तो शायद 400 आया था, फिर भी मैं भूल गया, चेक कर लेना। मैंने कहा ये डिविडेंड पेबल कितना आ गया था? 400 आ गया था। और इसमें मुझे बताओ क्या कोई कॉस्ट टू डिस्ट्रीब्यूट की एंट्री थी? वो तो कोई एंट्री थी नहीं। और मुझे लास्ट में बताओ अब सेटलमेंट की एंट्री क्या होगी? अब ये डिविडेंड पे करना है 400, तो ये नेट एसेट जाएंगे ना, तो ये लोन भी जाएगा, ये करंट लायबिलिटी भी जाएगी, ये पीपीई अब 600 का हो गया वो भी जाएगा, ये करंट एसेट भी जाएंगे। और मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे अब मांग लूं बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट कैसी बनेगी? प्लीज टेल मी। अब बैलेंस शीट कैसी बनेगी? तो पीपीई, जूम आउट रखना, पीपीई सिर्फ 25 का आएगा, क्योंकि ये 100 वाले को रीवैल्यू करके बांट दिया, तो यानी ये सिर्फ 25 आएगा। बोलो हां भाई, 100 वाले को रीवैल्यू करके बांट दिया, तो यानी कितना रह जाएगा? 25। करंट एसेट्स कितने हो जाएंगे? 500 वाले तो बट गए बिना रीवैल्यूएशन के, सिर्फ 200 रह जाएंगे। शेयर कैपिटल में कोई चेंज ही नहीं है, वो 25 की 25 आएगी। फिर अदर इक्विटी, अदर इक्विटी कितने की है? 75। 75 में आपने प्रॉपर्टी को रीवैल्यू किया था, तो क्या 500 बढ़ नहीं गई थी? उसमें प्रॉपर्टी बढ़ गई थी, लेकिन डिविडेंड पे करोगे तो सोकी में 400 डेबिट भी हो जाएगा।
तो बताओ कितना हो गया, 175। नॉन करंट लायबिलिटी हमारे पास 300 थी और 300 चली गई थी, वो तो आएगी नहीं। करंट लायबिलिटी सिर्फ 25 की बच जाएगी भाई, 400 वाली तो चली गई थी तो सिर्फ 25 बच जाएगी। मुझे फटाफट से बताओ बैलेंस शीट का टोटल कितना हो गया, 225 और 225। आराम से सोचिए, क्या कोई क्वेरी लायक चीज थी? कुछ भी क्वेरी लायक चीज नहीं है इसमें। मुझे ये बताओ, रही बात अब अक्वायरर की, कि अक्वायरर के बारे में क्या करना है। अब अक्वायरर उसे खरीद रहा है, तो भाई उसके लिए तो बड़ा साधारण है ना, वो खरीद रहा है तो कितने का खरीद रहा है? देखिए क्वेश्चन में गिवन है वो 25 का खरीद रहा है। ये 3 एंट्रियां नॉर्मल डाली है और पेमेंट करके, क्योंकि बैलेंस शीट नहीं है उसके अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है। कर्णिका पूछ रहे एनसीएल ऑफ 300 क्यों नहीं आया। कर्णिका, ये 300 की लायबिलिटी मैंने यहां पर डेबिट कर दी, तो 300 की लायबिलिटी खत्म हो गई तो बैलेंस शीट में क्यों आएगी? काजल बोल रहे हैं पीपी का रिवोल्यूशन पीएनएल में क्यों जाएगा? क्योंकि बेटा इंड एएस 16 में रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाता है, लेकिन ये रिवोल्यूशन किसका होता है? पीपीई जो आपके पास हेल्ड फॉर यूज होते हैं उनके लिए होता है। और यहां जो पीपी आप कर रहे हैं, जो यहां आप अपने एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये बेसिकली 105 नंबर डील करता है, जो कहता है ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, ये आपने रियलाइज कर लिया है। सरल भाषा में कहो तो मुझे ठीक से सोच के बताओ, जब तुम डिविडेंड में उसका इस्तेमाल 600 रुपए की वैल्यू के हिसाब से कर रहे हो, तो मतलब उसकी वैल्यू में 600 का गेन हो गया आपको। पहले उसकी वैल्यू को बढ़ाया कि भाई उसकी वैल्यू 500 ज्यादा है, ये प्रॉफिट हो गया, फिर उस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, तो ये प्रॉफिट पहले पीएनएल में आएगा, फिर वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इसके अंदर। चल सकते हैं आगे? पहले प्रॉफिट आएगा तभी तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हाँ जी जगनप्रीत, इट्स अ काइंड ऑफ रिवैल्यूएशन, इट्स अ काइंड ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल। ओके, तो ये मैंने आपको एंट्रीज बताई। अब मुझे ये बताइए, डू यू थिंक कि मुझे इस पर कोई और भी एग्जांपल लेना चाहिए कि आपको समझ में आ गई है बात? मुझे वैसे नहीं लगता कि इसमें कोई और बंद कर दीजिए, इसमें कोई और एग्जांपल की मुझे तो कोई आवश्यकता